अभी जमीर में थोड़ी सी जान बाकी है, अभी हमारा कोई इम्तिहान बाकी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, मोदी की पतंगबाज राजनीति का सच अब लोगों को दिखाई दे रहा है। लोगों का ध्यान डमरू की डमडम और पतंगबाजी में लगाकर बीजेपी ने एक और चुनाव जीता है और उसका जश्न मना रही है। महाराष्ट्र के 29 नगरीय निकायों के चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत के दावे कर रही है। हालांकि सारी मशीनरी और धन बल का इस्तेमाल करके यह मामूली जीत ही है, क्योंकि बीजेपी के सामने मजबूत विपक्ष अब भी खड़ा है। और खास बात यह है कि बीजेपी की यह जीत भी संदेह के घेरे में है। जिस तरह महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर आरोप लगे कि उसने चुनावी धांधली करके जीत हासिल की है, वही आरोप महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनावों में भी लग रहे हैं। राहुल गांधी ने इंक घोटाले की इस खबर को शेयर करते हुए जो कुछ लिखा है वो आपके सामने है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, विपक्ष मतदाता मार्कर की स्याही फीकी पड़ने पर गुस्सा दिखा रहे हैं। निर्वाचन आयोग लोगों को गुमराह कर रहा है, इसी वजह से हमारे लोकतंत्र पर से भरोसा खत्म हो गया है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। आपको बता दूं कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने एक नया खेल किया है। विपक्ष का आरोप है कि एक ऐसी स्याही यानी इंक का इस्तेमाल वोट डालने के वक्त उंगलियों पर लगाने के लिए किया गया जो आसानी से मिट सकती है। इसी पर राहुल गांधी ने अब फिर से वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए इसे राष्ट्र विरोधी काम बताया है। चुनाव आयोग का कहना है कि आगे जिला पंचायत के चुनाव में अब वो इस इंक का इस्तेमाल नहीं करेगा और इस मामले की जांच करेगा। लेकिन जो चुनाव अभी हुए हैं और उसमें फर्जी वोटिंग का शक है, उसे दूर करने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, यह जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। यानी चुनाव की विश्वसनीयता पर धब्बा लग चुका है। साख का खतरा बीजेपी के सामने भी खड़ा हो गया है, जो अभी महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि उसका एकाधिकार कायम नहीं हुआ है। बीएमसी में केवल 7 सीटें बीजेपी की बढ़ पाई हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का पिछड़ना बता रहा है कि मुंबई में अब भी उद्धव ठाकरे को ही लोग बाला साहब ठाकरे का वारिस मानते हैं। इधर कांग्रेस ने अपने पारंपरिक इलाकों में बढ़त बनाए रखी है, लेकिन असली झटका पवार खेमे को लगा है। दोस्तों, अजीत पवार की चुनाव के वक्त अपने चाचा शरद पवार से नजदीकी बढ़ाना और शरद पवार का गौतम अडानी के साथ खुलकर नजर आना महाविकास अघाड़ी के वोटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नतीजा यह रहा कि एनसीपी एकदम सिमट कर रह गई। कई जगहों पर तो उसका खाता भी नहीं खुला। महाराष्ट्र के नतीजों ने जाहिर किया है कि विपक्ष अगर एकजुट रहे और अपने सिद्धांतों पर कायम रहे तो बीजेपी को पस्त किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ था, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना सब अलग अलग लड़े और बीजेपी को बढ़ने का मौका मिल गया। हालांकि विपक्ष के बिखरने के बावजूद बीजेपी सूपड़ा साफ नहीं कर पाई विपक्ष का, क्योंकि जनता भी बीजेपी के विकास की हकीकत को अब समझ रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, और यह भी समझेंगे कि क्या राहुल गांधी उठा रहे हैं मोदी की जिम्मेदारियां। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए पहले सुनिए राहुल गांधी के इस बयान को। नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है ये सिंबल है। आज भी यहां पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहां है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहां से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि यहां पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहां आया हूं। राजनीति नहीं है यहां पे। मैं विपक्ष का नेता हूं। यहां पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहां पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूं, उनकी मदद करने आया हूं। इसमें कोई गलत काम नहीं है। मेरा काम है। एक सेकंड मेरा एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए।
तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे राजनीति कहें या जो कहना है कहें, मैं विपक्ष का नेता हूं, यहां लोगों की मृत्यु हुई है, मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूं, ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब सोचने वाली बात यह है कि विपक्ष का नेता जब लोगों के दुख में साथ खड़ा होने आया है तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या मोदी का काम केवल डमरू बजाना या पतंग उड़ाना रह गया है? आखिर देश के प्रधानमंत्री कितनी फुर्सत में हैं कि घंटों केवल पूजा पाठ में दे सकते हैं या रोड शो कर सकते हैं? कहीं उन्हें विदेशी मेहमानों को उड़ती पतंग दिखानी है तो कहीं चुनावी राज्यों में ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी है। अब तक बिहार में मोदी के कदम बार बार पड़ रहे थे, अब असम के चक्कर लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बीच एक बार भी मोदी ने मध्य प्रदेश में हुई मौतों का जिक्र नहीं किया और न ही वहां जाकर पीड़ितों से मिलना उन्हें जरूरी लगा। मोदी की तरफ से ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं तो इस पर भी मीडिया उन्हीं से सवाल कर रहा है कि क्या ये राजनीति है? मतलब पीड़ितों के साथ खड़े होना राजनीति है और मोदी जी की पतंगबाजी मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी के फायदे के लिए मीडिया ने अच्छा नैरेटिव सेट कर दिया है दोस्तों। महाराष्ट्र में भी बीजेपी का वर्चस्व दिखाने वाला नैरेटिव सेट किया गया, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक कहा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी की सरकार राज्य में यानी महाराष्ट्र में होते हुए भी वो विपक्ष को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। जबकि पिछले 4 सालों में उसने राज्य के 2 बड़े दलों यानी शिवसेना और एनसीपी को तोड़ दिया, 2-2 भागों में बांट दिया और अब विधानसभा में उसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं। विधानसभा में जो पिछला चुनाव हुआ, केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, पूरी चुनावी मशीनरी उसके कंट्रोल में है और पैसे की तो कोई कमी इस पार्टी को है ही नहीं। इसके बावजूद बीजेपी की सीटों में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, मात्र 7 सीटों की। खासकर बीएमसी में शिवसेना को बाहर निकालने के जो मंसूबे बीजेपी ने पाले थे वो पूरे नहीं हुए। इससे पता चलता है कि मुंबई का मतदाता अब भी पूरी तरह बीजेपी के साथ शिफ्ट नहीं हुआ है। शहर पर शिवसेना, यूबीटी और उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे की पकड़ बरकरार है। 74,400 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक बजट वाली बीएमसी पर बीजेपी की नजर अरसे से थी, लेकिन पहले शिवसेना टूटी नहीं थी तो उसका यह मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर एकनाथ शिंदे को अपने साथ मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। लेकिन फिर भी बीएमसी में बीजेपी केवल 89 सीटें ही जीत पाई है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 वार्डों में जीत हासिल की है। पिछली बार जब शिवसेना एकजुट थी और बीजेपी उसके साथ सत्ता संघर्ष में थी, तब बीजेपी के खाते में 82 सीटें आई थीं, यानी 9 साल बाद भी बीजेपी की महज 7 सीटें ही बढ़ी हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी ने 65 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी सहयोगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 6 सीटें मिली हैं। आपको बता दूं कि बीएमसी में 118 वार्डों में भाजपा और शिवसेना शिंदे गठबंधन विजयी रहा है। बहुमत का आंकड़ा 114 है, इसीलिए ये तो तय है कि मेयर इस गठबंधन का ही बनेगा। लेकिन इसमें भी अब लेन देन का खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि एकनाथ शिंदे समझ गए हैं कि उद्धव ठाकरे से कम सीटें देकर जनता ने उन्हें नकार दिया है। बीजेपी भी शिंदे को केवल अपनी जीत के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए शिंदे अब मेयर की कुर्सी पर 2.5 साल वाला दावा ठोक रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी शिंदे ने यही कोशिश सीएम की कुर्सी को लेकर की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें तरीके से किनारे लगा दिया और उनका बार बार रूठना भी काम नहीं आया। अब बीएमसी में बीजेपी उन्हें कितना हिस्सा देगी ये देखना होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत का तो कहना है कि भाजपा जयचंद बनाकर चुनाव जीतती है, वरना भाजपा की ताकत क्या है। हर राज्य में, हर शहर में वे हर पार्टी को तोड़कर जयचंद खड़ा करते हैं और चुनाव जीतते हैं। उनकी ताकत शून्य है। संजय राउत ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ताकत क्या है। जब तक वे सत्ता में हैं, लोग उन्हें सलाम करेंगे, वरना लोग उनकी गाड़ियों पर जूते फेंकेंगे। संजय राउत ने यह आरोप भी लगाया कि जानबूझकर मतगणना धीमी करवाई गई। उनका सीधा दावा है कि अगर धोखा न मिलता तो बीजेपी की 100 पीढ़ी भी अपना मेयर नहीं बना पाती। जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी। बात ऐसे एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉरपोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है
ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है, तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है ये। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। किसी तरह से कोशिश की जाएगी आपकी पार्टी का मेयर बने, जोड़ तोड़? नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। किसी तरह जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने साफ कर दिया है कि वो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और इसीलिए अभी जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। हालांकि शनिवार को उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीएमसी में उनकी पार्टी का महापौर बने ये सपना है और अगर ईश्वर की कृपा हुई तो ऐसा जरूर होगा। आंकड़ों को देखें तो इस बात की पूरी संभावना भी बनती है कि बीएमसी में अभी बीजेपी सुरक्षित नहीं है। उसके गठबंधन के पास बहुमत से केवल 4 सीटें ज्यादा हैं। अगर विपक्ष चाहे तो इस समीकरण को उलट सकता है, लेकिन फिलहाल ये तख्ता पलट नहीं हो रहा है। ये दावा संजय राउत ने किया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अदानी के पास मुंबई को बिकने नहीं देंगे और सारी ताकत विपक्ष के हाथ में है। दरअसल इस चुनाव में ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने के बाद बार बार कहा जा रहा था कि बाल ठाकरे की विरासत उद्धव ठाकरे संभाल पाए या नहीं, यह तय हो जाएगा। हालांकि नतीजे ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का प्रभाव मध्य मुंबई और दक्षिण मुंबई के मराठी बहुल इलाकों में साफ दिखा। अगर शिवसेना विभाजित न होती तो हालात बीजेपी के लिए कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते थे। शिवसेना इस बार न केवल टूटी थी बल्कि उसके संसाधन भी सीमित थे। फिर भी बीजेपी की बढ़त सिर्फ 7 सीटों तक सिमट गई। इस बात को बीजेपी नेता समझ रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं और अपनी जीत का प्रचार कर रहे हैं। ये सीधे सीधे जनता को मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित करने की कोशिश है कि बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं सकता। वैसे लोकसभा चुनावों की तरह अगर विपक्षी दल पूरी मजबूती और एकजुटता से बीजेपी से लड़े होते तो नतीजे काफी अलग हो सकते थे। अभी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के अलग अलग चुनाव लड़ने से विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ है, ये तय मानिए। अगर ये दोनों दल एकजुट होकर मैदान में उतरते तो कई वार्डों में जहां हार जीत का अंतर बेहद कम रहा है वहां बाजी पलट सकती थी। संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की स्थिति में महाविकास आघाड़ी न केवल बीजेपी को कड़ी टक्कर देती बल्कि बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने के करीब भी पहुंच सकती थी। कांग्रेस ने राज ठाकरे के कारण शिवसेना से दूरी बनाई, जो जायज भी है। जिस तरह राज ठाकरे लगातार उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते हैं उसमें कांग्रेस के लिए स्थिति असहज थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस दोनों को बीच का रास्ता निकालने पर सोचना होगा, क्योंकि दोनों का मकसद बीजेपी को रोकना है। वैसे शिवसेना यूबीटी ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मराठी व्यक्ति को वो सम्मान नहीं मिल जाता जिसका वो हकदार है। नगर निगम चुनाव में मिली हार के बावजूद मराठी पहचान का मुद्दा शिवसेना के राजनीतिक संदेश का केंद्र बना रहेगा, यह साफ दिखाई दे रही है और जिसकी काट ढूंढना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। इधर शरद पवार और अजित पवार चुनाव हारने के बाद शनिवार को फिर से एक साथ दिखाई दिए। पूरा पवार कुनबा शरद पवार के घर पर इकट्ठे था और इस मौके पर अजित पवार ने साफ कहा है कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। एक परिवार के तौर पर हम सुख और दुख में साथ खड़े हैं। हालांकि अजित पवार खुद को अब भी महायुति का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनावों में पहले बीजेपी पर तोड़ फोड़ के इल्जाम लगाए और इसके अलावा बार बार बीजेपी से शिंदे और पवार की नाराजगी दिख रही है, क्या उसमें महायुति सुरक्षित रह पाएगी, यह भी बीजेपी को सोचना होगा। खैर, शायद जावेद अख्तर ने ठीक ही फरमाया है कि जरा सी बात जो फैली तो दास्तां बनी, जरा सी बात जो फैली तो दास्तां बनी, वो बात खत्म हुई दास्तां बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।